नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज आप सभी वीरेंद्र अलाउलपुर के द्वारा रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी, उनका स्वागत किया जा रहा है जोर शोर से। आप सीधे तौर पर लाइव तस्वीरें हैं। सुरजेवाला जी, आप पलवल पहुंचे, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। लाइव तस्वीरें क्या निकाले रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र अलाउलपुर जी के द्वारा आज सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। और यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं मंच के माध्यम से समझ सरदारी के द्वारा करता हूँ। उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर वे माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हार्दिक स्वागत में सम्मान कर रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि माननीय रणदीप अलाउलपुर की सरदारी, जनौली की सरदारी और तमाम इलाके की सरदारी, सभी से अनुरोध है हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय रणदीप सुरजेवाला जी का फूल मालाओं से पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। इस इलाके का लाडला बेटा डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया जी भी उनका रणदीप सुरजेवाला जी का माला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से माननीय रणदीप सुरजेवाला जी का स्वागत। रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, रणदीप सुरजेवाला, माननीय रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद। में काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। बाकी आप मैं अनुरोध करूंगा एक डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया जी जो इस इलाके के लाडले बेटा है, माननीय रणदीप सुरजेवाला जी, आपका इस ब्रिज मैं अनुरोध करूंगा एक पगड़ी पहनाकर भावी सीएम माननीय रणदीप सुरजेवाला जी का जोरदार स्वागत इस इलाके पर, इस ब्रिज की भूमि पर। सुरजेवाला जी, आपका इस इलाके की सरदारी ने स्वागत किया है। इस लाडले बेटा डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया ने आपका स्वागत किया है और आपको आशीर्वाद दिया है इस इलाके ने, कहा भावी मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के। तो मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया जो इस इलाके का लाडला बेटा है वो आए और माननीय रणदीप सुरजेवाला जी के स्वागत में डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया जी अपने संबोधन करें। आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया जी इस इलाके की तेवतिया पाल के बेटे हैं डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया जी, और आपके बहुत ही चहेते और बहुत ही लाडले विदेशी छोटे भाई हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा जो सरदारी मंच पे से अपना स्थान ले, आदरणीय मैं अनुरोध करूंगा जो रागनी के गायक हैं वो नीचे उतर जाए। हाथ जोड़कर सभी से रिक्वेस्ट है, आदरणीय वीरेंद्र तेवतिया जी इस इलाके के नाम सभी भाइयों से मेरा हार्दिक निवेदन है, थोड़ी व्यवस्था को बनाएं। या अभी का प्रोग्राम है, थोड़ा स्टेज की व्यवस्था का ध्यान रखें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, स्टेज से नीचे आ जाए तो भाई, अगर जगह नहीं ऐसे खड़े थोड़ी शोभा नहीं देते। बहुत ही मान और
मानते हो बहुत ही आदरणीय हरियाणा कांग्रेस और भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, अगर मैं ये कहूं कोई अतिशोक्ति नहीं है कि जो एक धुरी है कांग्रेस के महासचिव मेरे बड़े भाई आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी का मैं अपने यहाँ पधारने पर अपनी तरफ से और समस्त इलाके की सरदारी की तरफ से भाई साहब का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे पितातुल इलाके की समस्त सरदारी, मेरे हम नौजवान भाइयों, छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, आप सभी का यहाँ पधारने पर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। समय की कमी है, बहुत कम शब्दों में ही मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। आदरणीय भाई साहब से आज से 9-10 साल पहले, जब मैं ये नहीं जानता था कि राजनीति का मायने क्या होते हैं, मेरा तो भाई साहब से दिल का रिश्ता है, मैं तो बच्चा था और समस्त सरदारी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आदरणीय भाई साहब ने मुझे हमेशा अपने बच्चे और छोटे भाई के जैसा प्यार दिया है। तो मैं तो भाई साहब का यहाँ पधारने पर यही कहना चाहूंगा कि मेरे भगवान श्री कृष्ण अपने सुदामा पे यहाँ आए, मेरी आने वाली पीढ़ियां और मैं कभी भी भाई साहब का एहसान नहीं चुका सकता। और मेरे इलाके की समस्त सरदारी मेरी एक छोटे से बुलावे पे यहाँ आई, मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सरदारों, मैं आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी 48-49 साल की उम्र हो गई है, समय ज्यादा हो रहा है। बस यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगला जीवन आप लोगों की सेवा में व्यतीत करना चाहता हूँ। आपका बेटा हूँ, जहाँ भी मुझे आवाज दोगे, मैं और मेरे बड़े भाई साहब रणदीप जी आपकी सेवा में खड़े मिलेंगे। ताउमर एक फोन कर देना, अपने युवा साथियों को आश्वासन दे रहा हूँ, जहाँ भी फोन करोगे और आपको मेरी जरूरत होगी, आधी रात को भी आपका भाई डॉक्टर वीरेंद्र आपके सामने खड़ा मिलेगा। भाई साहब ने फोन किया था, सरदारी कही भाई गलती करना है तो भाई साहब को काम में लेके आओ। मैंने कहा जी माफ कर दो, अब की बार माफी दे दो, भाई साहब से मैं समय दे दूंगा और सरदारी को गांव में बुला दूंगा। और ना ज्यादा बोलते हुए, भाई साहब बहुत बिजी रहते हैं। भाई साहब एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी जन्मभूमि अलावलपुर गांव है, अलावलपुर और जनौली। भाई साहब ज्यादा गर्व से नहीं कह रहा, इस इलाके की चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, वो धुरी ये मेरी बस्ती ही तय करती है। भगवान ने हमारी बस्तियों को इतना 18-20 हजार की बस्ती है भाई साहब। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और समस्त सरदारी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपका बच्चा हूँ, कोई कमी रही हो तो माफ कर देना। राम राम जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा की आवाज और हरियाणा की ताकत राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान, मजदूर और दुकानदार की आवाज उठाने वाले हम सब के नेता और लोकप्रिय नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रार्थना करूंगा कि आए और अपने माता के जोरदार ताली से स्वागत करें आदरणीय सुरजेवाला। मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई वीरेंद्र तिवेतिया जी, हमारे साथी मास्टर ऋषिपाल जी, सतबीर पहलवान जी सोना, भाई सबीर खान जी, अजीत जी, शिवचरण जी,
आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय पंडित रामचंद्र जी, मूलचंद्र जी, ब्रिजपाल जी सरपंच अलावलपुर, बेगराज जी सरपंच अलावलपुर, सबर सरपंच जी, राजवीर नंबरदार जी, गिरिराज अलावलपुर जी, सूरज भान जी, समय जी सरपंच खजूर का, डॉक्टर नेम सिंह जी, हरकेश जी, मास्टर किशन पनेड़ा जी, जगन सरपंच जी, धर्मवीर ठोंडा जी, निरंजन जी, अंतर सिंह जी प्रिंसिपल, मेरे सामने बैठे और मंच पर विराजमान मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी, सबसे पहले तो ब्रिज की इस भूमि को और इलाके के सरदारों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे मेरे छोटे भाई वीरेंद्र ने तो ये कहा था घर पे एक कप चाय पीनी है, नहीं तो गांव में कर लेते, हमको जलसा ही करना होता था, तो अगली बार कर लेंगे, इसमें क्या है। किसान को और खेत मजदूर को तो इस बात के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं, अपना घर है। मेरे बुजुर्गों साथियों, बहुत लंबी तकरीर आज शायद करने का दिन नहीं, पर फिर भी मैं आपके साथ गांव से, पलवल शहर से काफी साथी आए हैं, बुजुर्गवार आए हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से हमें फैसला करना कि ये प्रदेश जात पात के आधार पर बांटने वाले, धर्म के आधार पर झगड़ा करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा या फिर ये प्रदेश तरक्की करेगा। आप याद करिए, कभी जिंदगी में किसी ने ये नहीं सोचा था बीजेपी का राज हरियाणा में बन सकता। आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोचता था। बीजेपी हमेशा चौधरी देवीलाल के साथ छोटी पार्टी बनकर चुनाव लड़ा करती थी। 5-4 एमएलए इनके आ जाया करते थे, 1-2 इनके वजीर बन जाया करते थे, बस इनका इतनी हैसियत थी। जब इनको ये लगा कि इन्हें हरियाणा में सत्ता में आना, तो उसके लिए एक षड्यंत्र इन्होंने रचा हरियाणा के खिलाफ। वो षड्यंत्र क्या था? वो षड्यंत्र 2 किस्म का था। एक, गांव और शहर का टकराव पैदा करना। जब गांव और शहर का, गांव और कस्बे का टकराव पैदा हो जाएगा, तो एक तरफ सारे व्यापारी दुकानदारों को एक तरफ कर दो, किसान और मजदूर को एक तरफ कर दो, तो हमको कुछ ना कुछ बोले मिल जाएगा। उसमें ये कामयाब हुए। शुरुआत इन्होंने वहां की था, फिर इन्होंने देखा उससे भी 10-15 सीट आती है, काम नहीं चलेगा, तो काका इन्होंने फिर जात का टकराव करवाया। ये एक आदमी उत्तर प्रदेश से पकड़ कर लाए, एक आदमी हरियाणा से पकड़ा जो इनकी पार्टी में होता था, और फिर जात पात का टकराव करवाया, जाट गैर जाट का झगड़ा करवाया, बाकी जातियों का एक अलग बनाया। नतीजा ये हुआ 100 से ज्यादा लोग तो मरे, बच्चे तो अपने मरे। फिर उसके बाद इन्होंने कई आश्रमों का भी झगड़ा करवाया, साधु संतों का। पंचकुला में तो 500 मरे, डेरा सच्चा सौदा के 1000 मरे, भगवान जाने। मैं तो वहां रहता हूं। 1 लाख से ज्यादा जूती और चुन्नी सड़कों पर बिखरी हुई मैंने अपनी आंख से देखी। इसी प्रकार से बरवाड़ा में, हिसार में एक और डेरे का टकराव करवाया। सारा हरियाणा आपस में बंट गया। किसी ने सड़क के बारे में नहीं पूछा, किसी ने नौकरी के बारे में नहीं पूछा, किसी ने नहर के पानी के बारे में नहीं पूछा, किसी ने पीने के पानी के बारे में नहीं पूछा, किसी ने पेंशन के बारे में नहीं पूछा, किसी ने स्कूल कॉलेज में मास्टर के बारे में नहीं पूछा। सब जात के अंदर बंट गए और भारतीय जनता पार्टी का पहली बार राज बन गया। फिर इनको लगा 5 साल तो कर लिया ये काम, अब दोबारा राज कैसे बढ़ेगा? अब दोबारा राज बढ़ने का कोई आसार था नहीं, तो दुष्यंत चौटाला को इन्होंने खड़ा किया और कहा हमें खूब गालियां दे, कहे कि मैं खट्टर साहब को जेल भेजूंगा,
सारी बीजेपी को हथकड़ी लगाऊंगा, फलां करूंगा, ये करूंगा, कांग्रेस ना जीत पाए। और दुष्यंत चौटाला को इन्होंने मोहरा बनाकर इन्होंने उसे खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ, उसने हर जगह, चलो अपनी तरफ उनका कम रसूख असर है, पर जो केंद्रीय हरियाणा है वहां उनके 10 एमएलए आ गए गलती शलती से। पहले दिन ही खट्टर तो कहा करता मैं दुष्यंत चौटाला को, दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा। सही है मेरी बात, गलत है? दुष्यंत चौटाला कहता था मैं इनको जमुना पार करवाऊंगा। पहले दिन ही दोनों एक दूसरे की गोदी में बैठ गए। वोट बीजेपी को नहीं मिली पिछली बार, कांग्रेस की और उनकी वोट जो बीजेपी के खिलाफ पड़ी थी, लड़ा लो तो बहुत ज्यादा एमएलए उनके खिलाफ। उन्होंने राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन के लिए उसको अपने पास बिठा दिया गोदी में, और 32 महकमों की मलाई खिला रहे हैं किसी वजीर के पास। अच्छा, यहां भी इतने बड़े बुजुर्गवार बैठे हैं। मैं भी जिस दिन हरियाणा बना तभी पैदा हुआ था, तो मेरी भी उम्र उतनी है जितनी हरियाणा की। कभी किसी वजीर के पास आपने 32 महकमे सुने? कभी पिछले 50, 55, 56 साल में, या पूरे हिंदुस्तान में किसी वजीर के पास 32 महकमे हो? मेरे काका बैठे बड़ी उम्र के, वो बता दो। आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के पास 32 महकमे नहीं हुए, अकेला ही ले रहा है। तो इसलिए उनकी मलाई खाने लग रहे। आपकी वोट बेच दी भारतीय जनता पार्टी की मंडी में और राज चला रहे। अब उन्हें फिर लगने लगा कि तो दो छल तो रच लिए। आपने ठग की कहानी तो सुनी। ठग जब आते हैं तो वो वेश बदल कर आते हैं। वेश बदल के जो आते हैं वो फिर तब ठगी कर सकते हैं, जैसे बाबा खड़क सिंह से भी करी थी एक समय। तो वो उस समय लंगड़ा बन गया था, फिर उसका घोड़ा लेके भाग गया। तो ठग हमेशा वेश बदल कर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक ठगी की दुकान है जो वेश बदल कर आता है। अब की बार उनको लगा ये दोनों काम तो कर लिया, अब क्या करें? तो अब उन्होंने धर्म के आधार पर पहली बार गुड़गांव फरीदाबाद में झगड़ा करवाया। अपना तो कभी झगड़े नहीं हुए, आजादी के पहले नहीं हुए, आजादी के बाद नहीं हुए, 100 साल में हमने तो सुना। पर पहली बार मेवात के अंदर, गुड़गांव के अंदर, सोहना के अंदर और फरीदाबाद के एक हिस्से के अंदर धर्म के आधार पर झगड़ा हुआ। और अब वो उसको आगे 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 बाकी हरियाणा में फैलाना चाहते हैं। थोड़े दिन में जजप्पा को निकाल देंगे, उसको कहेंगे तू अलग अलग, 2-3 पार्टियां और ले आएंगे गोज में से निकाल के, उनको कहेंगे तू लड़ तू लड़ तू लड़। उन सारी पार्टियों के उम्मीदवार खुद फैसला करेंगे, उनको रुपया पैसा भी मिलेगा और वोट को बांटकर इस बार फिर ये तीसरी बार षड्यंत्र करना चाहते हैं। इलाके के सरदारों, ब्रिज की पवित्र भूमि के मालिकों, मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं, हम लोग तो अपना संघर्ष करेंगे, किसान की लड़ाई भी लड़ेंगे, दुकानदार की भी लड़ेंगे, गरीब रविदासिया वाल्मीकि की भी लड़ेंगे, बैकवर्ड की भी लड़ेंगे, युवा की भी लड़ेंगे, महिला की भी लड़ेंगे। हमारा तो एक धर्म है, हमारा तो एक कर्तव्य है, हम तो लड़ेंगे। परंतु 2 बार आंख पे पाटी अगर बांध दी, जैसे अपने कहते हैं गांव में, 2 बार आंख पे पट्टी बांध चुके, जे तीसरी बार भी बंधवा ली आप अंधे हो जाएंगे, फिर नहीं आप बच सकते। 2 बार तो ये पट्टी बांध चुके, तीसरी बार बंधने के बाद चौथी बार वोट डालने की बाट न देखिए। इससे अगली बार फिर ना सरपंच का इलेक्शन होएगा, न एमएलए का होएगा, न एमपी का होएगा, न जिला परिषद का होएगा, ना आपको कोई पूछेगा ना कोई बुलाएगा, ये अपने आप ही चला लेंगे सरकार। जैसे आज भी संसद में कभी आपने सुना है, आप बूढ़े बूढ़े बहुत शाणे आदमी बैठे हैं कि 143 एमपीओं को बाहर निकाल दे कोई, फिर चला क्यों रहे हो भाई? मेरे गांव में अगर सरपंच सारे पंचों को बाहर काट दे के मैं कल ही चलाऊंगा, तो फिर सरपंची का फायदा क्या हुआ? फिर पंचायत क्यों बनाए? फिर कल ही चला ले भाई। तो इससे अगली बार पर्ची नहीं पड़ेगी।
इस देश में प्रजातंत्र पर, उस संविधान पर जो आप लोगों ने बनाया है, उसके ऊपर इस समय देश की सरकार ने, बीजेपी ने हमला बोल रखा है। और वो अलग अलग भेष बदलते हैं, बहरूपीय की, या अपने यहां वो बोलते थे ना, वो अपने होता है करेला भी बोल देते हैं उसे, क्या बोलते हैं अपने, जिसके रंग बदलता है जो गिरगिट। गिरगिट तो हिंदी में बोलते हैं, अपने थोड़ी गिरगिट कम है, गिरगिट कम है। तो गिरगिट रंग बदलता है, घास में जाएगा हरा रंग कर लेगा, फूल वाले पौधे पे चढ़ेगा लाल कर लेगा, आगे कुछ और कर लेगा, गिरगिट रंग बदल सकता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और देश की राजनीति की गिरगिट की तरह ये रंग बदलते हैं, वेश बदलकर छलते हैं। तो इसलिए इस बात से सचेत रहिए। हम तो केवल इतना हाथ जोड़ के कहने आए, हम अपनी आपकी लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक एक खून का कतरा हमारी रगों में दौड़ता, उस दिन तक न थके, न डरे, न दबे, न बोलने से रुके। देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला की आवाज को तो कोई दबा नहीं पाया आज तक। जो बात खरी है, जो बात सच्ची है, किसान की आवाज को, गरीब साधारण व्यक्ति की आवाज को, मिट्टी की खुशबू जिस आदमी की आत्मा से निकलती हो, उसकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। अब मैंने कुछ कर ही नहीं रखा, ऐसा अपन क्यों दबे? जो बात खरी है, सच्ची है, वो जरूर कहते हैं। तो मेरी बस इतनी है, इस छोटे भाई पर अपना आशीर्वाद कृपा रखिए और हम सब मिलकर आपकी आवाज भी बढ़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। आप सब यहाँ आए, बहुत देर से बैठे, मुझे पता 2-3 घंटे से। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, सबको बहुत शुक्रिया।